नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपील एंड रिवीजन चैप्टर का रिवीजन के बारे में या अपील के बारे में, प्रोसीजर के बारे में जानने से पहले अपन पहले देख लेते हैं कि जीएसटी के जो डिपार्टमेंट में ऑफिसर होते हैं वो कौन कौन होते हैं और किस हायरार्की में होते हैं। तो सबसे पहले जो ऑफिसर होता है बिल्कुल लोअर लेवल का, वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर या प्रॉपर ऑफिसर बोलते हैं। और उनके ऊपर जो लेवल का अधिकारी होता है वो होता है असिस्टेंट और डेप्यूटी कमिश्नर। अब ये दोनों अधिकारी, मोस्टली जो ये अधिकारी होते हैं यही असेसमेंट, ऑडिट, इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं। और इनसे ऊपर का जो अधिकारी होता है वो होता है ज्वाइंट एडिशनल कमिश्नर, या तो ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर। तो ये इनका एक तरह से बड़े भाई की तरह काम करता है, ये इनका बड़ा भाई हो गया। अब उसके बाद इनसे भी ऊपर का अधिकारी जो होता है वो होता है कमिश्नर या फिर प्रिंसिपल कमिश्नर। ये एक तरह से इनके पिताजी के समान हो गया, इनका बाप हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे ऊपर लेवल पे कौन आया, प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर। उसके नीचे ज्वाइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर, और उसके नीचे असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर और प्रॉपर ऑफिसर। ये पूरी हायरार्की होती है। अब अपील को समझ लेते हैं, अपील में कैसे जाते हैं, अपील एंड रिवीजन में कैसे जाते हैं। अब कोई भी अगर ऑर्डर पास किया गया, असेसमेंट ऑर्डर या फिर कोई भी ऑर्डर पास किया गया बाय द डिपार्टमेंट ने कोई भी ऑर्डर पास किया जिसे बोलते हैं एजुकेटिंग अथॉरिटी, तो उस ऑर्डर से अगर आप संतुष्ट नहीं हो या फिर डिपार्टमेंट भी उस ऑर्डर से अगर संतुष्ट नहीं है तो वो अपील में जा सकते हैं या फिर रिवीजन में जा सकते हैं। ठीक है, तो अब आप बोलोगे डिपार्टमेंट ने ऑर्डर पास किया, डिपार्टमेंट ही क्यों अपील में जाएगा। तो ऐसे केस में देखो, डिपार्टमेंट के छोटे अधिकारी ने मान लो ऑर्डर पास कर दिया और उसके ऑर्डर से उसके पापा या उसके बड़े भाई, उसके जो बड़े वाले अधिकारी हैं वो खुश नहीं है, तो ऐसे केस में वो उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल, अपीलेट अथॉरिटी में या रिविजनल अथॉरिटी में। तो दो ऑप्शन खुल गए, एजुकेटिंग अथॉरिटी डिपार्टमेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट आप कहां जा सकते हो, रिविजनल अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी। अब अपीलेट अथॉरिटी के पास तो देखो असेसी भी जा सकता है, अपीलेट अथॉरिटी के पास असेसी भी जा सकता है और डिपार्टमेंट भी जा सकता है। बट रिविजनल अथॉरिटी में कौन जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट। तो अगर पहले डिपार्टमेंट के पास टाइम है कि वो अगर ऑर्डर के अगेंस्ट जाना चाहता है, डिपार्टमेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट जाना चाहता है, तो 6 महीने के अंदर अंदर कहां जा सकता है, अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकता है। और उसके बाद 1 महीना अगर डिले भी हो जाता है तो वो भी कंडोन कर दिया जाएगा। और असेसी है तो असेसी 3 महीने के अंदर अंदर अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकता है ऑर्डर के अगेंस्ट, अगर किसी ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है, और उसके 1 महीने के डिले को कंडोन किया जा सकता है। तो डिपार्टमेंट के पास तो 6 महीने और असेसी के पास है 3 महीने, और दोनों को 1-1 महीने का एडिशनल टाइम मिल सकता है। अब मान लो डिपार्टमेंट ने 6 महीने के अंदर अंदर वो अपीलेट अथॉरिटी के पास नहीं जाता है, तो ऐसे केस में फिर भी अगर मान लो उसके बड़े पापा या भाई खुश नहीं है अपने बच्चे के ऑर्डर से, मतलब छोटे अधिकारी के ऑर्डर से अगर खुश नहीं है, तो ऐसे केस में वो रिविजनिंग अथॉरिटी के पास जा सकते हैं जो उसके ऑर्डर को रिवाइज कर सकते हैं। बट कब तक, मैक्सिमम 3 साल तक। 3 साल के बाद वो रिविजनिंग अथॉरिटी के पास भी नहीं जा सकते हैं। अब जो अपीलेट अथॉरिटी और रिविजनिंग अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास किया, अब क्या होगा, अपीलेट अथॉरिटी के पास गए या फिर आप रिविजनिंग अथॉरिटी के पास गए, उसने जो ऑर्डर पास किया, अगर उसके ऑर्डर से या तो डिपार्टमेंट खुश नहीं है या फिर असेसी खुश नहीं है, तो ऐसे केस में आप जा सकते हो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। किसके पास जा सकते हो, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। असेसी के पास टाइम है कि वो 3 महीने के अंदर जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास चला जाए, और डिपार्टमेंट के पास टाइम है 6 महीने का। हाँ, असेसी को एक 3 महीने का कंडोनेशन ऑफ डिले मिल जाएगा, अगर वो 3 महीने लेट भी हो जाता है तो उसको कंडोन किया जा सकता है। बट डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी 6 मंथ है जाने के लिए, और असेसी के पास 3 महीने प्लस 3 महीने जो कंडोनेशन ऑफ डिले किया जा सकता है। तो इतने टाइम पीरियड में वो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। अब जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है स्टेट बेंच जिसे एरिया बेंच भी बोलते हैं, और एक होता है नेशनल बेंच जिसे रीजनल बेंच भी बोलते हैं। तो जब कोई भी मैटर जो आप ऑर्डर अपील कर रहे हो, उस ऑर्डर में अगर कोई भी मैटर पीओएस से रिलेटेड नहीं है, प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड नहीं है, तो ऐसे केस में आप किसके पास जाओगे, स्टेट बेंच के पास जाओगे या फिर एरिया बेंच जिसे बोलते हैं। अगर उसमें एक भी मैटर प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है, तो ऐसे केस में जो उसके अगेंस्ट अपील की जाएगी वो कहां की जाएगी, नेशनल बेंच के पास। अब स्टेट बेंच के ऑर्डर से भी अगर आप खुश नहीं हो, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के स्टेट बेंच के ऑर्डर से भी अगर आप खुश नहीं हो, तो ऐसे केस में आपकी जो अपील होगी वो किसके पास जाएगी, हाई कोर्ट के पास विद इन 180 डेज। और डिले अगर हाई कोर्ट चाहे तो कंडोन कर सकता है, तो हाई कोर्ट के पास जाएगा, किसके अगेंस्ट, स्टेट बेंच और एरिया बेंच के अगेंस्ट अगर आपको अपील करनी है तो कहां जाओगे, हाई कोर्ट के पास। अब अगर हाई कोर्ट के अगेंस्ट अगर आपको अपील करनी है तो आप कहां जाओगे, सुप्रीम कोर्ट के पास। और अगर मान लो कोई भी मैटर प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड था, आप नेशनल बेंच के पास गए थे, तो नेशनल बेंच के ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आपको अपील करनी है तो आप हाई कोर्ट में नहीं जाओगे, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। पर एक बात ध्यान रखना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तभी जा सकते हो अगर वहां पे क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है। क्वेश्चन ऑफ लॉ मतलब
असेसी तो कुछ और इंटरप्रिटेशन कर रहा है लॉ का, और जो डिपार्टमेंट था वो कुछ और इंटरप्रिटेशन कर रहा है लॉ का, मतलब लॉ के इंटरप्रिटेशन में कोई दिक्कत है, मतलब उसमें वहां पे डिस्प्यूट है, तो ऐसे केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अगर मैटर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का है तो आपकी जो लास्ट अपीलेट अथॉरिटी होगी वो कौन होगी, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल होगा, उसके बाद आप आगे अपील नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब अपन बात कर लेते हैं अपील टू, जब अपीलेट अथॉरिटी करते हैं तो उसमें क्या क्या ध्यान रखना होता है। तो जब अपील टू अपीलेट अथॉरिटी, जैसा अपन ने डिस्कस किया, असेसी फाइल कर सकता है अपील 3 महीने के अंदर अंदर, और उसके 1 महीने का कॉन्डोनेशन भी डिले अगर है तो उसको कॉन्डोन किया जा सकता है। फ्रॉम डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, ध्यान रखिएगा ये जो टाइम लिमिट जो भी कंसिडर किया जाएगा वो फ्रॉम डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, मतलब इशू ऑफ ऑर्डर मैटर नहीं करता, जब असेसी को वो ऑर्डर रिसीव हो जाएगा, कम्युनिकेट हो जाएगा, उस दिन से लेके आपका ये टाइम पीरियड काउंट होगा। अब उसके बाद अपील फाइल जब असेसी करेगा, अपील जब फाइल करेगा असेसी, तो एक एक्नॉलेजमेंट इशू होगा, प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट इशू होगा। उस एक्नॉलेजमेंट इशू होने के 7 दिन के अंदर अंदर जिस ऑर्डर के अगेंस्ट असेसी ने अपील फाइल करी है उस ऑर्डर का कॉपी भी सबमिट करवाना पड़ेगा। और अगर 7 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर का कॉपी सबमिट हो गया तो जिस दिन आपको प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट इशू हुआ था उस दिन को क्या मान लिया जाएगा, आपका डेट ऑफ अपील मान लिया जाएगा। और अगर आपने 7 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर कॉपी सबमिट नहीं किया तो ऐसे केस में जिस दिन आपने ऑर्डर कॉपी सबमिट करोगे उस दिन को क्या मान लिया जाएगा, डेट ऑफ अपील मान लिया जाएगा। पर एक बात ध्यान रखना, अपील फाइल करने के लिए, अपीलेट अथॉरिटी में अपील फाइल करने के लिए आपको कुछ पैसा जमा करवाना पड़ेगा जिसे बोलते हैं प्री डिपॉजिट। अब वो कितना होगा, वो ऐसा है कि मान लीजिए आपने जितना आपके ऊपर डिपार्टमेंट ने पैसा लगाया, आपके लिए डिमांड करी, उस डिमांड के जितना आप एक्सेप्ट कर लेते हो, उस डिमांड का जितना पार्ट आप एक्सेप्ट कर लेते हो, वो पार्ट का टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी आपको पूरा का पूरा जमा करवाना पड़ेगा अपील करने से पहले। और जितना आप एक्सेप्ट नहीं करते हो या फिर जो डिस्प्यूट में है उसका 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट, ओनली टैक्स अमाउंट इन डिस्प्यूट आपको जमा करवाना है एज अ प्री डिपॉजिट। बट मैक्सिमम कितना, 25 करोड़ इन केस ऑफ सीजीएसटी, और 25 करोड़ ही एसजीएसटी के केस में। और अगर पूछ लिया जाए आईजीएसटी में तो ऐसे केस में 10% ऑफ टैक्स अमाउंट मैक्सिमम अप टू 50 करोड़ रुपीस। तो इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें एक अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए टोटल डिमांड था 100 करोड़ रुपए का, टोटल डिमांड था 100 करोड़ रुपए का टैक्स था, प्लस 10% पेनल्टी थी, मतलब 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए पेनल्टी थी और 100 करोड़ रुपए का टैक्स था, प्लस जो भी इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से असेसी मान लीजिए 40 करोड़ रुपीस का जो टैक्स है वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो असेसी को 40 करोड़ रुपीस प्लस इसके ऊपर जो 10% पेनल्टी, 10 करोड़ में से 4 करोड़ की जो पेनल्टी है वो इसके साथ जमा करवानी पड़ेगी। तो टोटल 44 करोड़ तो ये जमा करवाना पड़ेगा एज अ प्री डिपॉजिट, प्लस जो असेसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, मतलब 100 करोड़ में से 40 करोड़ तो एक्सेप्ट कर लिया, असेसी ने 60 करोड़ एक्सेप्ट नहीं किया और इसके अगेंस्ट अपील कर दी, तो ऐसे केस में 60 करोड़ का 10% सिर्फ टैक्स अमाउंट का, देखो इसमें पेनल्टी का अमाउंट नहीं लेंगे, इसमें सिर्फ टैक्स अमाउंट लेंगे, टैक्स अमाउंट का 10% कितना हो गया, 60 करोड़ का 10% 6 करोड़, मैक्सिमम अप टू 25 करोड़, तो ऐसे केस में सिर्फ 6 करोड़ हो गया। तो 6 करोड़ प्लस 44 करोड़ टोटल कितना हो गया, 50 करोड़ रुपए का अमाउंट आपको जमा करवाना पड़ेगा एज ए प्री डिपॉजिट, तभी आप अपील फाइल कर पाओगे। और जैसे ही आप ये प्री डिपॉजिट फाइल कर दोगे, 10% का अमाउंट फाइल कर दोगे, तो बाकी जो 90% का जो आपका टैक्स अमाउंट बचा है ना, उस पर स्टे लग जाएगा, उसको एक बार आपको पे करने की जरूरत नहीं है जब तक अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती। जब तक अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती तब तक आपको बाकी का टैक्स का अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए आपका जो पेनल्टी लगा है वो लगा है अंडर सेक्शन डिटेंशन सीजर वाला, सेक्शन 129, हमने पढ़ा था डिटेंशन में कि 129 सेक्शन में अगर रास्ते में आपके ट्रक में अगर कोई गुड्स वगैरह है तो उसको कौन सीज कर सकता है, उसको डिटेन किया जा सकता है, उसको सीज किया जा सकता है बाय द प्रॉपर ऑफिसर, अगर आप इन दी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द लॉ जा रहे हो। तो अगर उसका कोई ऑर्डर पास किया गया 129 सेक्शन में और उसके अगेंस्ट अगर आपको अपील फाइल करनी है, तो ऐसे केस में आपको एटलीस्ट 25% ऑफ दी जो पेनल्टी 129 में लगाई गई है ना, उसका एटलीस्ट 25% अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, प्री डिपॉजिट में जमा करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10% नहीं रहेगा, यहाँ पे इससे केस में 25% हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली तो बात हो गई जब असेसी फाइल करता है अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिपार्टमेंट एजुकेटिंग अथॉरिटी। अब कमिश्नर भी, मतलब डिपार्टमेंट भी डिपार्टमेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकता है। तो उसके पास दो ऑप्शन है, एक तो वो अपीलेट अथॉरिटी के पास चला जाए,
तो उसके पास कितने टाइम में जा सकता है, 6 महीने के अंदर अंदर, और अगर 1 महीना डिले हो जाता है तो उसको कंडोन किया जा सकता है। तो 6 महीने के अंदर अंदर डिपार्टमेंट जा सकता है अपीलेट अथॉरिटी के पास अपने ही ऑर्डर के अगेंस्ट। अब रिविजनल अथॉरिटी के पास भी जा सकता है। मान लीजिए 6 महीने निकल गए, 6 महीने निकलने के बाद अब वो अपीलेट अथॉरिटी के पास तो नहीं जा सकता, ऐसे केस में वो ऑर्डर का रिवीजन करवा सकता है थ्रू रिविजनल अथॉरिटी। बट किन किन केसेस में, अगर उसके पापा को लगता है, मतलब कमिश्नर को लगता है कि उसके जो बेटे थे उन्होंने गलत ऑर्डर पास किया है। कैसे गलत ऑर्डर पास किया है, अगर उन्होंने इरोनियस ऑर्डर पास किया है या फिर रेवेन्यू के अगेंस्ट ऑर्डर पास किया है, मतलब असेसी के बेनिफिट लेने के लिए उन्होंने गलत ऑर्डर पास कर दिया और इलीगल ऑर्डर पास किया, इंप्रॉपर ऑर्डर पास किया है, या फिर उन्होंने प्रॉपर मटेरियल फैक्ट्स को ध्यान में रखा ही नहीं, या फिर उन्होंने जो कैग की ऑब्जर्वेशन थी उसको भी कंसिडरेशन में नहीं लिया है, उसको कंसिडरेशन में लिए बिना इन चारों के हिसाब से गलत ऑर्डर पास कर दिया है, तो वो अपने बेटे, मतलब जो कि ज्वाइंट कमिश्नर या एसीडीसी वगैरह ने ऑर्डर पास किया होगा, उसके अगेंस्ट रिवीजनल अथॉरिटी के पास जा सकता है ऑर्डर का रिवीजन करवाने के लिए अप टू 3 इयर्स तक। ठीक है, बट अगर कमिश्नर मान लो जाता है, डिपार्टमेंट अगर अपील के लिए जाता है कहीं भी, चाहे रिवीजनल अथॉरिटी में जाए चाहे अपीलेट अथॉरिटी में जाएगी, उससे प्री डिपॉजिट जमा करवाने का नीड नहीं है, उसे प्री डिपॉजिट का नीड नहीं पड़ेगा। अब रिविजनल अपील अथॉरिटी कौन हो सकती है, जब आप ऑर्डर पास किया है, जो ओरिजिनल ऑर्डर पास किया था वो असिस्टेंट कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर ने पास किया था, मतलब सबसे छोटे वाले बेटे ने किया था, तो उस ऑर्डर को अपील में देखने का अधिकार किसका है, उसके बड़े वाले भाई का। तो नॉट बिलो रैंक ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर, तो उससे बड़ा कौन था, एसीडीसी से बड़ा कौन था, ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर। तो ऐसे केस में ज्वाइंट कमिश्नर जो अपील डिपार्टमेंट में काम करता है वो अपने छोटे भाई के ऑर्डर को अपील कर सकता है, अपील में कंसिडर कर सकता है। अब जो एडिशनल ज्वाइंट कमिश्नर का ऑर्डर है, अगर ऑलरेडी जो ऑर्डर किसने पास किया है, एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर ने, तो ऐसे केस में उसका ऑर्डर कौन रिव्यू करेगा, किसके पास जाएगा अपील में, कमिश्नर के पास, कमिश्नर अपील के पास। तो ध्यान रखना, कोई भी अगर छोटा अधिकारी ऑर्डर पास करता है तो उसके ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आपको अपील करनी है तो उससे बड़े वाले अधिकारी के पास जाना पड़ेगा। तो छोटा अधिकारी था कौन, असिस्टेंट और डेप्यूटी कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया था, तो ऐसे केस में उस ऑर्डर के अगेंस्ट किसके पास जाना पड़ेगा, ज्वाइंट कमिश्नर के पास। और अगर ऑर्डर ही ज्वाइंट कमिश्नर ने पास किया है, एडिशनल कमिश्नर ने पास किया है, तो उसके अगेंस्ट आपको ऑर्डर किसके पास जाना पड़ेगा, कमिश्नर के पास, और जो अपील सेक्शन में बैठते हैं। ठीक है, अब जब भी अपील वाली प्रोसेस होगी तो वहां पे नेचुरल जस्टिस का ख्याल रखा जाएगा, सबको हियरिंग का चांस मिलेगा, रीजनेबल एडजॉर्नमेंट भी कर जा सकती है, मैक्सिमम 3 एडजॉर्नमेंट होते हैं। मान लो अगर असेसी नहीं आ पाता है किसी दिन पेश होने के लिए, तो ऐसे केस में 3 बार एडजॉर्नमेंट दी जा सकती है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, ऑर्डर को कंफर्म भी किया जा सकता है, मॉडिफाई भी किया जा सकता है। बट अपीलेट अथॉरिटी के केस में ऑर्डर को रेफर बैक नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि आप वापस ऑर्डर करिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, रेफर बैक नहीं किया जाएगा अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा। उसके बाद जो अपीलेट अथॉरिटी के बाद आता है रिविजनल अथॉरिटी। अपन ने अपीलेट अथॉरिटी की बात करी, उसके बाद कमिश्नर के पास दूसरा ऑप्शन क्या है, रिविजनल अथॉरिटी के पास जाने का। अब रिविजनल अथॉरिटी के पास हमने बात करी कब जाएगा, जब ऑर्डर इरोनियस होगा, प्रिजुडिशियल टू रेवेन्यू होगा, इलीगल इंप्रॉपर होगा, या फिर मटेरियल फैक्ट ध्यान में नहीं रखे, या कैग वाला ध्यान में नहीं रखा। अब ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पे वो रिविजनल अथॉरिटी के पास नहीं जा सकता है, तो ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां पे रिविजनल अथॉरिटी के पास डिपार्टमेंट नहीं जा सकता है, अगर जिस ऑर्डर के रिलेटेड बात चल रही है वो ऑलरेडी कहां है, अपीलेट अथॉरिटी, जीएसटीएटी, एचसी, एससी में, मतलब ऑलरेडी वो अपील प्रोसेस में जा चुका है, तो ऐसे केस में आप रिविजनल अथॉरिटी के पास नहीं जा सकते। देन आपका 6 मंथ एक्सपायर नहीं हुआ है अभी तक, मतलब ऑर्डर पास किए हुए भी 6 मंथ नहीं हुआ है, जब तक 6 मंथ नहीं हुआ है तब तक तो आप अपील प्रोसेस में जा सकते हो, तो ऐसे केस में रिविजनल अथॉरिटी के पास नहीं जा सकते। जैसे ही आपके 6 महीने खत्म हो जाएंगे उसके बाद आप रिविजनल अथॉरिटी के पास जा सकते हो, बट मैक्सिमम अप टू 3 इयर्स, 3 साल तक ही। और उसके बाद अगर वो ऑर्डर ऑलरेडी रिवाइज हो चुका है तो वापस वो रिवीजन में नहीं जाएगा, और अगर ऑर्डर ही रिवीजन वाला है, रिवीजन अथॉरिटी का ही कोई ऑर्डर है, तो उसको भी रिवीजन में नहीं जा सकता है। तो इन 4 केसेस में आप रिविजनल अथॉरिटी के पास नहीं जा सकते। बट हाँ ध्यान रखिए, मान लीजिए एक ऑर्डर पास हुआ एसएससी के अगेंस्ट, उसमें 2 मैटर थे। एक मैटर था रिलेटेड था वैल्यूएशन के रिलेटेड मैटर था, और एक मैटर था आईटीसी से रिलेटेड। तो वैल्यूएशन वाला मैटर है ना, वो ऑलरेडी अपील में है, तो ऐसे केस में रिविजनल अथॉरिटी आईटीसी के केस में रिविजनल ऑर्डर पास कर सकती है। मतलब जो मैटर अपील में नहीं है ना, उस मैटर पे तो रिविजनल अथॉरिटी ऑर्डर पास कर सकती है, बट जो ऑलरेडी अपील में चला गया या फिर डिसाइड हो गया अपील में, उस पर रिविजनल अथॉरिटी कुछ भी एक्शन नहीं ले सकती। तो ध्यान रखना, यहाँ पे पार्शियल मर्जर का कंसेप्ट लगता है, जो कि आपने डीटी में भी पढ़ा होगा कि मतलब पूरे ऑर्डर में से जो पॉइंट्स ऑलरेडी अपील में है या डिसाइड हो चुके हैं उस पर रिविजनल अथॉरिटी कुछ नहीं कर सकती, बट ऐसे मैटर्स जो अपील में नहीं गए हैं उन पर रिविजनल अथॉरिटी ऑर्डर पास कर सकती है।
अब रिविजनल अथॉरिटी कौन होगी भाई, छोटे अधिकारी के अगेंस्ट बड़ा अधिकारी ही अपील सुनेगा। देन ये बात हुई अपीलेट अथॉरिटी और रिविजनल अथॉरिटी की। अब मान लीजिए अपीलेट अथॉरिटी और रिविजनल अथॉरिटी के ऑर्डर से भी कोई संतुष्ट नहीं है, मान लीजिए एससीसी संतुष्ट नहीं है, डिपार्टमेंट संतुष्ट नहीं है, तो ऐसे केस में वो किसके पास जा सकते हैं, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास कितने टाइम में, डिपार्टमेंट के पास है 6 महीने, 6 महीने के अंदर ऑर्डर के 6 महीने के तक डिपार्टमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है, और असेसी विद इन 3 महीने के अंदर अंदर वो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है। पर अपीलेट ट्रिब्यूनल चाहे तो 3 महीने का जो डिले है उसको भी कंडोन किया जा सकता है। हाँ, नॉर्मली जीएसटीएटी कोई भी अपील के लिए मना नहीं करेगा, बट हाँ अगर आपका अपील में जो अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व है वो लेस देन 50,000 या अप टू 50,000 है, मतलब अप टू अगर 50,000 है, 50,000 रुपीज भी है, तो ऐसे केस में वो अपील को एडमिट करने से रिफ्यूज कर सकता है। वो बोलेगा ये छोटा मोटा मैटर मैं नहीं देखूंगा, तो जीएसटीएटी एक बड़ा ट्रिब्यूनल हो जाता है, तो वो 50,000 रुपए तक के अमाउंट को इग्नोर कर सकता है, आपकी अपील ना ले। और अगर आपका अमाउंट है 5 लाख रुपए तक का, कितना, 5 लाख रुपए तक का, तो 5 लाख रुपए तक के अमाउंट के लिए सिंगल मेंबर बेंच सुनवाई कर सकती है। मतलब नॉर्मली जो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में 2 जज बैठते हैं, बट अगर 5 लाख रुपए तक का अमाउंट है आपका, तो वो सिंगल जज ही आपका पूरा मैटर देख सकता है अप टू 5 लाख रुपीज के अमाउंट के लिए। अब हमने बात करी थी कि अगर कोई भी एक भी मैटर रिलेटेड टू प्लेस ऑफ सप्लाई है तो आप कहां जाओगे, नेशनल बेंच के पास। पर एक भी मैटर अगर प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड नहीं है तो आप कहां जाओगे, स्टेट बेंच के पास। और उसके बाद इस प्रोसीजर में जो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का प्रोसीजर होता है उसमें एक मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन होता है। होता क्या है, मान लीजिए एक ऑर्डर पास हुआ असेसी के अगेंस्ट, ऑर्डर पास हुआ असेसी के अगेंस्ट, तो असेसी गया अपील में, असेसी गया अपील में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। तो जब भी कोई भी व्यक्ति अपील करता है, चाहे एसएससी ने किया है, डिपार्टमेंट ने किया है, तो जो दूसरा पक्षकार होता है ना, जो दूसरा पार्टी होती है, उस पार्टी को जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल बोलता है कि आप मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन मतलब एसएससी बोल रहा है कि मेरे अगेंस्ट गलत ऑर्डर पास किया है, तो ऐसे केस में सामने वाली जो पार्टी है, रिस्पोंडेंट है, वो डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है विद इन 45 डेज। और नेक्स्ट अगर कंडोन किया जाता है तो 45 डेज और मिल जाएंगे, 90 डेज के अंदर क्या करना है। उसमें क्या होगा, उसमें वो लिखेगा डिपार्टमेंट कि हमारे हिसाब से चीजें ऐसे हैं। तो ये दोनों पार्टीज की सुनने के बाद जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि इस अपील को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ठीक है, तो ऐसे ही डिपार्टमेंट भी किसी ऑर्डर के अगेंस्ट अगर अपील करता है तो एसएससी को टाइम मिलेगा, एसएससी को मौका मिलेगा कि वो भी अपना पक्ष रख सके। और उन दोनों के पक्ष को सुनने के बाद अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल को लगता है कि यार ये तो मैटर को अपील में लेना ही नहीं चाहिए, तो वो रिजेक्ट कर सकता है और वरना एक्सेप्ट कर सकता है। बट जैसे हमने अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, अपीलेट अथॉरिटी के पास बात करी थी कि हमें प्री डिपॉजिट जमा करवाना होता है, वैसे ही अगर आप अपील करते हो टू अपीलेट ट्रिब्यूनल तो उस केस में भी आपको प्री डिपॉजिट जमा करवाना होता है। इट इज एडिशनल टू द प्री डिपॉजिट ऑलरेडी सबमिटेड टू द अपीलेट अथॉरिटी। अपीलेट अथॉरिटी को जो हमने सबमिट कर दिया उसके अलावा एडिशनल अमाउंट और जमा करवाना पड़ेगा। कितना, जितना तो आपने टैक्स अमाउंट एक्सेप्ट कर लिया उतने का टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी 100%, और जितना आपने एक्सेप्ट नहीं किया, जितना डिस्प्यूट में है उसका 20% ऑफ द टैक्स अमाउंट इन डिस्प्यूट, मैक्सिमम अप टू 50 करोड़ इन केस ऑफ सीजीएसटी, मैक्सिमम अप टू 50 करोड़ इन केस ऑफ एसजीएसटी। और आईजीएसटी के बारे में पूछा है तो ऐसे केस में 100 करोड़ रुपए तक मैक्सिमम प्री डिपॉजिट हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। देन अपील प्रोसेस की बात करें तो सेम नेचुरल जस्टिस से गाइड होगा, कंफर्म मॉडिफाई कर सकते हैं डिसीजन को। हाँ, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास एक एडिशनल पावर है कि वो ऑर्डर को रेफर बैक भी कर सकते हैं, कि वापस उस अधिकारी को बोला जा सकता है कि आप अपना ऑर्डर वापस देखो और वापस एक नया ऑर्डर पास करो। ठीक है, ये किया जा सकता है। उसके बाद अगर आपने कोई प्री डिपॉजिट जमा करा है और आपके बाद डिसीजन आपके फेवर में आ जाता है, तो आपने जिस दिन प्री डिपॉजिट जमा किया था और जिस दिन आपको उसका रिफंड मिला तब तक का इंटरेस्ट आपको मिलेगा अंडर सेक्शन 56, 6% की रेट से आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। नॉर्मली जस्टिस के केस में क्या होता है कि नॉर्मली जो एडिशनल एविडेंसेस होते हैं, एविडेंसेस जो आपने लोअर अथॉरिटी को प्रोवाइड किए हैं ना, तो अगर आप उसके अगेंस्ट अपील में जाते हो तो जो अबव वाली अथॉरिटी है वो उतने ही एविडेंस एक्सेप्ट करेगी जितने आपने लोअर अथॉरिटी को दिए थे। तो अगर एडिशनल एविडेंस आप प्रोवाइड करते हो तो वो एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। बट कौन कौन से केसेस हैं जहां पे वो एडिशनल एविडेंसेस को भी एक्सेप्ट किया जा सकता है बाय द हायर अथॉरिटी, तो कौन कौन से केसेस होते हैं। बट हाँ, अगर उन्हें एक्सेप्ट करना है तो ऐसे केस में रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा राइटिंग में। और उसके साथ कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, रीजन हो सकते हैं या तो उसको सफिशिएंट मौका ही नहीं दिया गया, सफिशिएंट मौका ही नहीं दिया गया बाय द लोअर अथॉरिटी टू प्रोड्यूस द एविडेंस।
मतलब उसको एविडेंस देने का मौका ही नहीं दिया गया और उससे पहले ही ऑर्डर पास कर दिया गया, या फिर जो एविडेंसेस प्रोड्यूस किए गए थे या जो एविडेंसेस आपको प्रोवाइड कराए गए थे लोअर अथॉरिटी को, आपने प्रोवाइड कराए थे लोअर अथॉरिटी ने उसको एडमिट करने से ही मना कर दिया, बट उनको मानना चाहिए था, उसे एविडेंसेस को भी कंसीडर करना चाहिए था। तो या तो आपको मौका ही नहीं दिया गया, सफिशिएंट रीजन ही नहीं, सफिशिएंट टाइम ही नहीं दिया गया, अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई कि आप एविडेंस दे सको, या फिर आपने जो एविडेंसेस दिए उनको उन्होंने एडमिट ही नहीं किया अपीलेट अथॉरिटी ने, और या फिर आप जो एविडेंसेस जो आपके मैटर से रिलेटेड थे, ग्राउंड ऑफ अपील से रिलेटेड थे, या फिर जो हमें प्रोड्यूस करने चाहिए थे उसको प्रोड्यूस करने नहीं दिया गया, उसको प्रोड्यूस नहीं करने दिया गया, बट वो किसकी गलती थी? अपीलेट की गलती नहीं थी, किसी रीजन से वो प्रोड्यूस नहीं कर पाया, तो ऐसे केस में एडिशनल एविडेंसेस को एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो किस किस केस में? या तो उसको सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई प्रोड्यूस करने की एविडेंस, या फिर प्रोड्यूस तो किए गए बट लोअर अथॉरिटी ने उस एविडेंसेस को एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर जो एविडेंसेस जो रिलेवेंट थे उनको रोका गया, प्रिवेंट किया गया प्रेजेंट करने से। तो ऐसे केस में एडिशनल एविडेंसेस को भी हायर अथॉरिटी एक्सेप्ट कर सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव की। देखो, अगर किसी अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट होना है या फिर ट्रिब्यूनल के सामने प्रेजेंट होना है तो आप खुद भी जा सकते हो, बट हम लोगों को, नॉर्मल लोगों को ये लॉ की इतनी जानकारी नहीं होती, तो ऐसे केस में आप किसी व्यक्ति के थ्रू भी जा सकते हो, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी जा सकते हो। ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन हो सकता है? आपका कोई रेगुलर एम्प्लॉई है, या कोई सीए, सीएस, सीएमए या एडवोकेट है, या फिर जीएसटी प्रैक्टिशनर है, या फिर कोई आईडीटी गैजेट ऑफिसर है। मान लो कोई व्यक्ति आईडीटी डिपार्टमेंट में काम करता था पहले एज ए गैजेटेड ऑफिसर, अगर वो रिजाइन कर देता है तो रिजाइन करने के 1 साल बाद वो किसी भी व्यक्ति को ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव उसका केस लड़ सकता है विद द डिपार्टमेंट। देन कौन कौन व्यक्ति ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता? अगर वो मान लो कोई इंसॉल्वेंट व्यक्ति है, इंसॉल्वेंट है, या फिर कभी इनडायरेक्ट टैक्स के किसी केस में वो कन्विक्ट हुआ है, मतलब वो खुद ही चोर है, तो दूसरों को क्या रिप्रेजेंट करेगा? अगर उसे कोई गवर्नमेंट ऑफिस से डिसमिस या रिमूव किया गया है, या फिर कोई मिसकंडक्ट का गिल्टी पाया गया है, तो ऐसे केस में वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। देन बात आती है, हमने ऊपर बात करी कि अपील करेंगे, रिवीजन करेंगे, बट किन ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील नहीं की जा सकती? तो सेक्शन 21, याद रखिएगा, सेक्शन 21 में 4 ऐसे ऑर्डर हैं जिसके अगेंस्ट अपील फाइल नहीं की जा सकती। तो वो कौन कौन से 4 ऑर्डर हैं? अगर कमिश्नर अपने एक बेटे से केस लेके दूसरे बेटे को दे देता है, मान लो एक ऑफिसर के पास जो असेसमेंट कर रहा था उससे वो केस लेके दूसरे ऑफिसर को दे देता है कमिश्नर, तो ऐसे केस में उस डिसीजन के अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते। उसके बाद अगर कोई सीजर या रिटेंशन का ऑर्डर है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर रजिस्टर वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह सीज या रिटेन किए हैं, तो ऐसे केस में अगर उसका ऑर्डर पास किया जाता है तो उसके अगेंस्ट भी आप अपील नहीं कर सकते। अगर कोई ऑर्डर पास किया है कमिश्नर ने सैंक्शनिंग दी प्रोसिक्यूशन, तो ऐसे केस में भी आप उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास नहीं कर सकते। और अगर एक टैक्स पे करना होता है इंस्टॉलमेंट में, तो इंस्टॉलमेंट में टैक्स पे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इस पे ऑर्डर कौन देता है? कमिश्नर देता है। तो अगर कमिश्नर कोई इस पे ऑर्डर पास करता है तो उसके अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते। किन किन केसेस में नहीं कर सकते? या तो कोई प्रोसीडिंग ट्रांसफर की गई है अपने एक बेटे से दूसरे बेटे को, मतलब छोटे अधिकारी एक ऑफिसर से लेकर दूसरे ऑफिसर को दे दिया गया है, तो ऐसे केस में आप उसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते। या फिर सीजर और रिटेंशन है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स या रजिस्टर्स का, तो ऐसे केस में उसके अगेंस्ट भी अपील नहीं कर सकते। या आपके अगेंस्ट कोई प्रोसिक्यूशन सैंक्शन हुआ है कमिश्नर के द्वारा, तो उसके अगेंस्ट भी अपील नहीं कर सकते। या फिर ऑर्डर अंडर सेक्शन 80, मतलब जो आपका इंस्टॉलमेंट में टैक्स पे करने का ऑर्डर है, उसको भी अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते। फिर एक सेक्शन 120 आता है जो बोलता है कि कई बार डिपार्टमेंट एक लिमिट सेट कर सकता है। डिपार्टमेंट एक लिमिट सेट कर सकता है कि डिपार्टमेंट के लिए एक लिमिट सेट की जा सकती है, किसके द्वारा? सीबीआईसी के द्वारा। सीबीआईसी एक लिमिट सेट कर देगा कि मान लो 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए से नीचे के अगर कोई केसेस हैं तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट को ऑर्डर दे दिया जाएगा कि यार आप इसके अगेंस्ट अपील फाइल मत करो। क्यों? क्योंकि इंडिया में इतनी लिटिगेशन हो गई है, तो ऐसे केस में लिटिगेशन को अवॉइड करने के लिए अगर छोटे मोटे अमाउंट का कोई केस है तो ऐसे केस में सीबीआईसी एक लिमिट सेट कर देगा कि इस लिमिट से कम अमाउंट का अगर कोई केस है तो उसमें अपील में ना जाया जाए, ताकि लिटिगेशन ज्यादा नहीं बढ़े। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे के केस में नहीं जा सकता। मान लो एक सेम केस था, पॉइंट ए आईटीसी से रिलेटेड केस था, वो था असेसी ए के केस में, वो था मान लीजिए 5 लाख रुपए का, ठीक है। और एक था असेसी बी के केस में सेम मैटर था, बस उसका जो वैल्यू था वो 50 लाख था। तो अगर मान लो डिपार्टमेंट 5 लाख वाले केस में अपील फाइल नहीं करता है, क्योंकि सीबीआईसी ने 10 लाख का लिमिट दे रखा है, हालांकि अभी तक कोई लिमिट दिया नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं कि अगर लिमिट के कारण कोई केस फाइल नहीं करता किसी एक असेसी के केस में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिपार्टमेंट ने उस पॉइंट को एक्सेप्ट कर लिया
उसका मतलब ये नहीं है कि डिपार्टमेंट ने वो चीज एक्सेप्ट कर ली। तो ऐसे केस में अगर किसी दूसरे एसएससी के केस में सेम केस है और अमाउंट ज्यादा है तो डिपार्टमेंट अपील कर सकता है, उसको कोई भी रोकेगा नहीं। तो ये वाली बात बोल दी है सेक्शन 120 में। देन अगर आप सारे रिवीजनल अथॉरिटी जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास आ गए, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का भी ऑर्डर आ गया और उसके अगेंस्ट आप जाना चाहते हो, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के कौन से सेक्शन, स्टेट वाला या फिर एरिया बेंच, स्टेट और एरिया बेंच जिसको बोलते हैं, उसके ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आप जाना चाहते हो तो आप कहां जाओगे, हाई कोर्ट में जाओगे। तो हाई कोर्ट में अपील करोगे विद इन 180 डेज, और या फिर टाइम फ्रेम जो एक्स्ट्रा अगर हाई कोर्ट आपको कंडोन करता है डिले, तो उसमें आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हो और हाई कोर्ट उस पर सुनवाई कर सकता है। देन अगर मान लीजिए आप हाई कोर्ट के भी ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, अगर आप हाई कोर्ट के भी ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है और तो आपको कहां जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट। और अगर आप जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के भी नेशनल वाली बेंच थी, नेशनल बेंच थी, रीजनल बेंच थी, उसके ऑर्डर के अगेंस्ट भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप कहां जाओगे, सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट या फिर नेशनल बेंच के अगेंस्ट आप कहां जाओगे, सुप्रीम कोर्ट के पास। और ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही सुनेंगे और प्री डिपॉजिट यहां पे रिक्वायर्ड नहीं है, बट हाँ आपको स्टे लेना पड़ेगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास, वरना आपको पूरा का पूरा टैक्स पे करना पड़ जाएगा अनलेस एंड अनटिल आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑर्डर प्रोवाइड कर देते हैं। तो ऐसे केस में आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा जब तक अपील डिस्पोज नहीं हो जाती। तो ये तो था अपील एंड रिवीजन का चैप्टर। इसके रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और पूरा तो कवर हो ही गया, आप क्वेश्चन करोगे तो सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।